हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन जो शिक्षा प्रणाली रही है उसके बारे में, क्योंकि चूँकि हमारी यूनिट 2 चल रही है एजुकेशन की, जिसके तहत हमें पढ़ना है शिक्षा का इतिहास। भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है ना। तो कल हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा का एक ब्रीफ में थोड़ा सा ओवरलुक लिया था, ताकि हम समझ सकें कि क्या है, क्योंकि उसके बारे में हम पहले से ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा मध्यकालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। कुछ दो एक क्वेश्चंस बनते हैं इससे, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट होंगी उनको नोट ज़रूर कर लेना, ताकि क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको याद रहे, है ना। मैं बताती जाऊँगी बीच बीच में कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर लेते हैं आज मिडिल पीरियड ऑफ एजुकेशन, यानी कि मध्यकालीन शिक्षा जो समय काल रहा है मध्यकालीन, या फिर कहा जाए तो मुस्लिम कालीन, है ना। जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन रहा है, तो बौद्ध शिक्षण तक हमने कल पढ़ लिया था, और उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन शिक्षण। इसके बाद में हो सकता है आज ही होगा तो एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा को भी आपको समझा दूंगी, ताकि आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम सेक्शंस पढ़ेंगे और जो भी हमारी कमेटीज़ हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी से हम काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा कब आई है। तो भारत में पहले शासन क्या था, हिंदू राजाओं का हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले जो आज की तारीख में जिसे ईरान कहा जाता है, उसको उस समय पे पर्शिया कहा जाता था। पर्शिया का राजा था डराइस नाम का, जो कि 538 ईस्वी से लेकर 530 ईसा पूर्व उसका काम शासन रहा। मैसेडोनिया, जिसको यूनान में मैसेडोनिया होता था और आज की तारीख में वो ग्रीस में है ना, उसने पहले आक्रमण किया था। सबसे पहले यदि कहा जाए ना, तो भारत की खोज किसने की थी, तो डराइस नाम का, सराइस भी लिखा होता है, कभी साइरस भी लिखा होता है, इसने की थी, जिसने मिडिल ईस्ट से आते हुए भारत को झेलम के रास्ते, मतलब ऊपर जो हमारा कश्मीर के की स्थान पर एक नदी बहती है जिसको झेलम कहते हैं, झेलम के रास्ते उसने भारत की खोज की थी, भारत में आक्रमण किया। उस समय पे वहाँ के जो राजा थे उनके साथ में व्यापार संबंध बनाए, और व्यापार संबंध बनाने के बाद में फिर सिकंदर आया। सिकंदर ने अपनी काफ़ी सारे आक्रमण किए, है ना, लेकिन वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए, और उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने 11 बार आक्रमण करे हैं। और भारत का जो उस समय पे राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनने कई बार उसका सामना किया, लेकिन आखिरी बार में छल से कहते हैं कि उसने उसको परास्त कर दिया मोहम्मद गौरी ने, और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहला दिल्ली का शासक हुआ जो कि मुस्लिम शासक था। ठीक है, और वहाँ से ही मुगल वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, लोधी वंश की, है ना, ये शुरुआत मानी जाती है ना। तो कहा जाए तो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक यहाँ पर इस्लाम जो है शासन वो रहा, मुस्लिम जो बादशाह रहे उनका शासन रहा, है ना। तो इसी को मध्यकाल भी कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई कब से स्टार्ट होता है। तो कब से स्टार्ट होने की बात मैं आपको बताऊं, जब पर्शिया का राजा, यानी कि जो इस समय पे ईरान है, उसका जो राजा था वो उस वक्त उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद पहली बार गैर हिंदू शासक यहाँ पर आए, है ना। पहले आए और उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी लोगों को पता चलता गया, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पहले जो भी शासन आए हैं, मतलब बाबर के पहले जो भी आए हैं, वो एक तरीके से लूटने के पर्पज़ से आए हैं। उन्होंने आया और लूटा और चले गए। लेकिन जो बाबर आया है, मुगल शासन जिसमें कहा जाता है स्टार्ट किया प्रॉपरली, उसने यहाँ पे शासन किया है ना। शासन करने के बाद फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर के बाद फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, है ना। तो ये शासन था जो कि मुगल काल का मेन पीरियड है, जो भारत में मध्यकाल उसे माना जाता है। ठीक है, और जहांगीर का जब शासन था, जो अकबर का बेटा था, उसी समय पे आपके अंग्रेज, डच, और साथ ही साथ में कहा जाए फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनका प्रवेश हो गया था हमारे यहाँ। लेकिन इनका जो वर्चस्व है वो 17वीं शताब्दी के बाद हुआ है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें आज की क्लास में पढ़ना है मुस्लिम जो काल रहा है उस काल में मध्यकाल जिसको कहा जाता है, तो शिक्षा कैसी थी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस शिक्षा को समझना है। तो देखिए मध्यकालीन जो शासन काल था इसमें मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य जो लक्षण थे, मुख्य विशेषताएं थी, वो क्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है हमारी कि क्या बात कही गई है, ये देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हमारे देश में मध्यकाल में मुसलमान शासकों के सहयोग से शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, तो ये देखिए शिक्षा किस तरीके से प्रशासित की जाती थी, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर ये जानना आवश्यक है। शिक्षा होगी वो राज्य का परोक्ष नियंत्रण होता था, मतलब डायरेक्टली कोई राज्य है वो इस पर नियंत्रण नहीं रखता था, बल्कि परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता था। और निःशुल्क होती थी शिक्षा, मतलब शिक्षा के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। और आय का मुख्य स्रोत जो है वो राज्य से सहायता मिलती थी। जो शिक्षण संस्थाएं होती थी वो राज्य से सहायता प्राप्त होती थी। शिक्षा की संरचना कैसी थी, ये क्वेश्चन मैंने कई बारी देखा है, आप बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन कि शिक्षा की संरचना में किस तरह की शिक्षा होती थी। तो दो तरह की शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा है उसे मकतब के माध्यम से दिया जाता था और उच्च शिक्षा को मदरसों के माध्यम से दिया जाता था। क्लियर। शिक्षा की का जो अर्थ है वो क्या बताया इन्होंने। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। शिक्षा का तात्पर्य केवल मकतब एवं मदरसों के दिए जाने वाले ज्ञान से ही किया जाता था। मतलब आप जो वहाँ से ज्ञान ले रहे हैं वही मेन ज्ञान है, उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कहीं और से ज्ञान ले रहे हैं तो उसको ज्ञान वो नहीं मानते। ठीक है, अब बात आ जाती है शिक्षा की जो पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पाठ्यचर्या का मतलब होता है सिलेबस, मतलब पाठ्यचर्या किस पाठ्यचर्या से पढ़ते थे। तो देखिए दो स्तर बताए गए हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तो प्राथमिक स्तर में लिपि ज्ञान मतलब लिखने वाला ज्ञान है ना। कुरान शरीफ का जो 30वां भाग है उसका लिखना पढ़ना, अंक गणित, पत्र लेखन, बातचीत, सिलाई, शेर दादी की प्रथा की प्रसिद्धि, पुस्तक, गुलिस्तां और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मेनली भाषाएं कौन सी होती थी, तो अरबी, फारसी भाषा, साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न प्रकार की कला कौशल। आप देखते होंगे इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी हाथों में कला बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी कला बहुत पहले से ही उन्हें सिखाई जा रही है ना, बहुत बारीकी से उनका काम होता है, तो बहुत अच्छे से कला कौशल में निपुण बनाया जाता था। इसके बाद उच्च स्तर में का देखा जाए तो ये प्राइमरी लेवल हो गया और ये हाई लेवल हो गया, हाई सेकेंडरी वाला। तो यहाँ पर दो प्रकार की शिक्षा हो गई, एक हो गई लौकिक और दूसरी हो गई धार्मिक। लौकिक शिक्षा का मतलब क्या, जो कि आवश्यक है आपकी जीवन जीने के लिए, और धार्मिक हो गई जो उनके धर्म को कहना चाहिए क्या आगे बढ़ाने की कला सिखाती हो। तो ज्यामिति, यूनानी व्यवसायों की शिक्षा ये दिखाई जाती थी लौकिक। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक शिक्षा में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत कानून, जो इस्लामी कानून होता है उसे सिखाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू शिक्षा प्रणाली से मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन क्या है भाई, क्या डिफरेंस था दोनों शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि पहले से हिंदू शिक्षा प्रणाली चल रही थी तो अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया, चलिए देख लेते हैं। तो हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएं क्या थी, पहले ये देख लीजिए। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थी। भाई यहाँ पर राज्य का जो नियंत्रण है वो नहीं होता था शिक्षा में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, है ना, तो वो तो ठीक था कि चलिए दोनों ही शिक्षाएं जो थी, दोनों ही प्रणाली जो थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। दोनों शिक्षा प्रणालियों में नायक विधि का प्रयोग किया जाता था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक शिक्षार्थी को परिश्रम से पढ़ाते थे। इसके अलावा शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में अच्छे संबंध थे। दोनों के बीच में दोनों शिक्षक प्रणालियों में शिक्षक हेतु नायक विधि का प्रयोग करते थे। हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएं कौन सी हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए प्राचीन काल में शिक्षण की तर्क विधि को अधिक महत्व दिया जाता था, मध्यकाल में भाषण विधि को।
देखिए मेन अंतर हो जाता है, जो पहले हमारी शिक्षा थी वो तर्कपूर्ण थी और उसके बाद मध्यकाल में कैसी हो गई, भाषण से संबंधी। प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में नेक्स्ट क्या है, प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में नायक विधि का अधिक प्रचलन हुआ। नायक मतलब मॉनिटर टाइप है ना, और प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में नायक विधि का, ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, बौद्ध काल में पाली भाषा था और मध्यकाल में विदेशी भाषा अरबी और फारसी हो गया, ठीक है। प्राचीन काल में की अपेक्षा मध्यकाल में कला कौशल पर बहुत अच्छा प्रबंध था, ठीक है। कला कौशल बनाना, ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ी थी इस वक्त। चलिए आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है। मकतब, मकतब किसके लिए होता था, प्राइमरी के लिए, है ना। मकतब में कौन कौन सी भाषाएं होती थी, अरबी भाषा के कुतुब शब्द का से बना होता है। मकतब जो है वो किससे बना हुआ है, अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने लिखने वाला। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी होती थी, ये देख लो आप। खानकाहें, दरगाह, कुरान स्कूल, फ़ारसी स्कूल, फ़ारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, मदरसा। देखो एक हो गया मकतब, दूसरा क्या हो गया, मेन जो हो जाता है वो कहलाता है क्या, मदरसा, है ना। मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो मध्यकालीन शिक्षा में विशेष में क्या था, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कला कौशल, व्यवसायिक शिक्षा और नैतिक धर्म या नैतिक शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आ जाता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो फर्स्ट था आपका ज्ञान का विकास, इस्लामी शिक्षा, संस्कृति का प्रचार प्रसार, नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा, शासन के प्रति वफादारी, कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका, शिक्षण विधियां देख लेते हैं। तो शिक्षण विधियां में कौन कौन सी है, अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि, भाषण एवं व्याख्यान विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन प्रयोग अभ्यास विधि। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था, न्यायिकी पद्धति ली जाती है। अनुशासन कड़क अनुशासन था, मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाता था बच्चों को, जैसे कि उन्हें पीड़ित भी किया जाता था, पीटा भी जाता था, कोड़ों से भी मार घलती थी, कभी कभी कपड़े से बांधकर टांग भी दिया जाता था। इस तरीके का अनुशासन होता था। आगे है, शिक्षक को क्या कहते हैं, तो शिक्षक को कहा जाता था उस्ताद, ठीक है। शिक्षक को क्या कहा जाता था, उस्ताद। और उसके बाद उस्ताद का मतलब भी होता है जो उस विषय में पारंगत हो, उसे उस्ताद किया जाता है। शिक्षार्थी, उसे शागिर्द कहा जाता है, ठीक है। मतलब शिष्य और गुरु की जगह पे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, शागिर्द और उस्ताद। शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध क्या होता था, तो अच्छा संबंध हुआ करता था, शिक्षक जो है वो प्रेम करता था। मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएं, ये तो हमने पढ़ लिया है ना। आगे देख लेते हैं। अब हिंदू प्रणाली में समानताएं असमानताएं, देखिए यहाँ पर जो गुण हैं वो समझ लीजिए हिंदू प्रणाली में और इनके दोनों की प्रणाली के बीच में जो समानताएं असमानताएं हैं। देखिए प्राचीन काल में शिक्षण तर्क विधि का महत्व तो हमने पढ़ लिया। मध्यकालीन मुस्लिम कालीन में शिक्षा के गुण जो थे वो क्या थे, शिक्षा को राज्य से संरक्षण प्राप्त था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, छात्रवृत्तियों का शुभारंभ हुआ। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है छात्रवृत्तियों का शुभारंभ कब से हुआ, तो आपको याद रखना है ये कब का समय आ जाता है, मुस्लिम काल का समय आ जाता है। इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अलग अलग व्यवस्था होती थी। ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था, साहित्य रचना को प्रोत्साहन दिया जाता था, उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था बनाई जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट, मुस्लिम कालीन शिक्षा केंद्र। मेन बात है हमको याद जो करना है जिससे क्वेश्चन हो सकता है, तो सबसे पहला है दिल्ली, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था जिसने कुतुब मीनार की रचना करवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली का पहला बादशाह बना था। गद्दी पर बैठते ही उसने कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के बाद इल्तुतमिश ऐबक गद्दी पर बैठा था, उसने
मदरसा मुअज़्ज़मी, ये याद रखिएगा, की स्थापना करवाई थी 1290 में। दिल्ली के में खिलजी वंश शुरू हो गया था 1290 में। फिरोज़ाबाद दूसरा संस्थान था। खिलजी वंश के बाद भारत में 1300 में तुगलक वंश आया, ठीक है, और ये राज्य स्थापित हुआ। तुगलक बादशाह अपने काल में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने 30 मदरसों की स्थापना करी थी, और फिरोज शाही मदरसा उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन बन सकता है इससे। बदायूं में भी इनका एक बहुत बड़ा संस्थान है, जो कि क्या है, तुगलक वंश के पतन के बाद 1441 में भारत में सैयद वंश की शुरुआत हुई थी, और सैयद अलाउद्दीन ने बदायूं में मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया था। बदायूं में मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। फिर नेक्स्ट है आगरा एवं फतेहपुर सीकरी। 1451 में भारत में लोधी वंश का शासन हुआ था, और 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, और मुगल राज्य ने कई सारे मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ही बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा में बड़े बड़े मदरसों का निर्माण करवाया था। अकबर के काल से आगरा उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आपको पता है, जो अकबर का समय माना जाता है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है भारत के इतिहास का। मध्यकालीन जो है वो हर तरह से गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो अकबर जो था उसके काल में हर चीज़ का विकास हुआ, कला संस्कृति का भी विकास हुआ है, इसके साथ साथ में आपका कवियों का भी विकास हुआ है, कवित्रियों का भी विकास हुआ है। मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं लिखे गए हैं उसी समय पे ये लिखे गए हैं। फिर आता है जौनपुर में क्या है, 15वीं शताब्दी में इब्राहिम शर्की ने यहाँ पर बड़े बड़े मदरसों की स्थापना करी थी। यहाँ के मदरसे अरबी, फारसी, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, हस्तकला, सैनिक शिक्षा देते थे, प्रसिद्ध थे। उसमें शेरशाह सूरी ने भी शिक्षा जौनपुर की मदरसे में हुई थी। शेरशाह सूरी भी भारत के एक शासक हुए हैं, है ना। जौनपुर की सिराजे हिंद नामक उन्हें गौरव मिलता है, किनको, शेरशाह सूरी को। तो ये नोट कर लेना, ये नोट करने वाली बात है कि सिराजे हिंद की उपाधि किसे मिली थी। ठीक है, तो जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से उपाधि मिली थी, है ना। और यह नाम मुगल के 5वें बादशाह शाहजहां ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 5वें बादशाह कैसे हो गए, पहले नंबर बाबर, फिर दूसरे नंबर हुमायूं, तीसरे नंबर अकबर, चौथे नंबर जहांगीर, और 5वें नंबर शाहजहां। ठीक है, फिर आता है बीदर में दक्षिण भारत का एक बहमनी राज्य का प्रमुख नगर था, और महमूद गावा ने यहाँ पर बड़े बड़े मदरसों की स्थापना की थी। फिर आता है मालवा राज्य के संस्थापक महमूद ने मुस्लिम शिक्षा के उच्च केंद्र के रूप में स्थापना की थी। यहाँ पर उच्च केंद्र विकसित किए गए थे। स्त्री शिक्षा के लिए अलग मदरसा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्री शिक्षा के लिए कहाँ अलग मदरसा था, तो मालवा में था, है ना, अलग मदरसा था। यहाँ पर मदरसे में कला संगीत शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। अब आ जाता है दोष। ठीक है, मेनली दोष को पढ़ना भी आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि दोष के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है ना। तो क्या दोष था, तो देखिए आर्थिक सहायता में पक्षपात किया जाता था। इनका मेनली दोष क्या था कि आर्थिक सहायता में ये पक्षपात करते थे, किसी को ज़्यादा मिल जाती थी, किसी को कम मिलती थी। और फिर तो उसमें क्या हो जाता, तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार। मतलब हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है कि भाई आपने जो शिक्षा प्रणाली स्थापित करी वो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसको ख़त्म करने की मतलब फोर्सफुली ख़त्म करने के लिए काम करते थे, तो ये गलत बात है। शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ करता था। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं थीं। भारत में उस वक्त जो लोगों की मेन भाषा थी उसमें ना करके अरबी और फारसी भाषा में शिक्षाएं दी जाती थी। रटने पर अधिक बल दिया जाता था। आपने देखा भी होगा मदरसों में रटने के काम में बल दिया जाता है, तो उस पर बल ज़्यादा देते थे। दमनात्मक अनुशासन था, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को अनुशासन में रखा जाता था, कड़े दंड दिए जाते थे। जन शिक्षा की अवहेलना होती थी और स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना होती थी। बहुत कम स्त्री शिक्षा के लिए प्राथमिकता, वो भी स्त्री शिक्षा से केवल उनको दी जाती थी जो बड़े घरानों की स्त्रियां होती थी, उनको मिल जाती थी, लेकिन छोटे घर और जनसाधारण की स्त्रियों को पढ़ने की मनाही थी।
ठीक है, अब देख लीजिए भारत में जो इस शिक्षा का प्रभाव है वो कैसे है। तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस्लाम धर्म यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम धर्म का केंद्र मकतब और मदरसे थे। अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल था। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विकास और योगदान तो देखिए क्या क्या है। नियमित आर्थिक सहायता की शुरुआत यहाँ से ही मिलती है। जो नियमित शिक्षा में सहायता मिलती है वो यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी, छात्रवृत्तियों की शुरुआत की थी, शिक्षा की व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत की थी, शिक्षा के का विभिन्न स्तरों वर्गों में विभाजन किया था, मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास किया था, भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए भी मदरसों का निर्माण किया था, कला कौशल व्यवसाय को और कटु अनुभवों से सीख मिलने वाली बात को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में हमने आज पढ़ा। और आई होप कि आपको ये सेशन, अभी का ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। और ब्रिटिश काल है जो, मैं उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिससे आप ब्रिटिश काल भी पढ़ लेंगे। और फिर कल से हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना जो कमेटी और कमीशंस पढ़ने हैं उसके बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करते जाना। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ और सीखना चाहते हो और कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।